गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कृतिका में पाठ 2 मेरे संग की औरतें प्रारंभ कर रहे हैं। हमने इसका पाठ 1 नहीं किया है क्योंकि सीबीएसई साइट से उसे हटा दिया गया है। इसलिए आज आप लोग कृतिका में 2 लेसन से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। पाठ 2 से ही आप प्रारंभ करेंगे। आज मैं पाठ 2 प्रारंभ कर रही हूँ। जैसा ही कल मैंने आपको इसका पीडीएफ भेजा था और सेल्फ रीड करने को कहा था, आई थिंक आपने इसे पढ़ा होगा और समझा होगा। कहानी काफ़ी बड़ी है, कई पेजेस की है, कम से कम इसमें 10-12 पेज की ये कहानी है। तो इतना बड़ा लेसन हमारा ऑनलाइन पढ़ पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको एक पाठ की छोटा सार समझा रही हूँ। और आप अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर आज इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़िएगा। पाठ 2 है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो हैं उन्होंने खुद अपनी ही कहानी लिखी है। लेखिका ने अपनी ही नानी की कहानी बताई है। लेखिका की नानी की कहानी, उन्होंने अपनी नानी के बारे में इस पाठ में बताया है, अपनी माँ के बारे में बताया है। उन्हीं की ज़बानी उन्होंने कहा है कि लेखिका की माँ जो थी, उनकी शादी होने से पहले ही उनकी नानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जो लेखिका थी, उनकी जब माँ का विवाह होने वाला था उसके ही पहले नानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नानी आप सभी समझते होंगे, आप लोगों की भी नानी जी है, तो आप नानी से भली भांति परिचित हो गए। इसलिए वह अपनी नानी को कभी देख न सकी, न ही उनकी कहानी सुन सकी। बाद में नानी की कहानी उन्होंने अपनी माँ के द्वारा सुनी। लेखिका को उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का मतलब होता है अर्थ समझ में आया, रहस्य समझना। उन्हें अपनी नानी की कहानी का फिर रहस्य मालूम हुआ। लेखिका की नानी अनपढ़ थी पर पर्दा करने वाली थी, जिनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री विलायत लिए हुए से आए थे। जो लेखिका थी, उनकी जो नाना साहेब थे, वो विलायत गए थे पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई करने के लिए विलायत गए थे। और विलायत से जब वो वापस आए तो भारत में विलायती ढंग से अपना जीवन व्यापन करने लगे। किंतु जो उनकी नानी जी थी, वही अपनी भारतीय परंपराओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्होंने अपने नाना जी का विलायती जीवन नहीं अपनाया, वह भारतीय परंपराओं के अनुसार ही रहती थी। वही पर्दा करना, अपने भारतीय परंपराओं को उन्होंने नहीं छोड़ा। उसमें कभी भी अपनी इच्छा का इजहार पति से नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में कुछ कहा। अब क्या होता है, नानी की मृत्यु निकट आ जाती। एक समय बाद नानी को ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ही दिन जी पाऊंगी, मेरी मृत्यु निकट है। लेखिका की माँ जो थी, उनकी शादी के बारे में सोचकर, जो नानी जी थी, वो अपनी पुत्री की शादी के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती है तथा अपने पति से कहती है कि आपके जो मित्र हैं, जिन स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाना साहब के जो मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था सेनानी प्यारेलाल शर्मा, आप जरा उन्हें बुलवा दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जब इस प्रकार से नानी अपने नाना साहब से कहती हैं कि आपके मित्र को बुलवा दीजिए, और जब ये लोग सुनते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और काफ़ी अचंभित होते हैं कि जो महिला पर्दे में रहती हैं, जो महिला कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, किसी अजनबी व्यक्ति के सामने बोलती नहीं है, आज उसे अचानक क्या हो गया, वो इस प्रकार से क्यों कह रही है, मुँह जोर यानी बहुत बोलने वाली। इस प्रकार से जब वो कहती हैं तो नाना साहब को लगता है कि मैं नानी जी की मृत्यु निकट है, इसलिए उनकी बात को नहीं टालते हैं और उसी वक्त अपने मित्र को बुलवा भेजते हैं। जब उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा वहाँ आते हैं और जब उनसे वो मुलाकात करती हैं तो वो कहती हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा जी पाऊँगी, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का वर मतलब मेरा दामाद आप ढूंढेंगे, और कौन सा ढूंढेंगे, आपका ही जैसा आज़ादी का सिपाही होना
चाहिए। इससे लेखिका को उनके आज़ादी के जुनून के बारे में पता चलता है कि मेरी नानी जी कितनी आज़ाद ख्यालों वाली थी। उनके ख्यालों के बारे में पता चलता है और वो चाहती थी वे अपनी ज़िंदगी भी अपने ही ढंग से जीती रही हैं। तो चाहती थी कि मेरी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो क्या हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, आज़ादी के ख्यालों वाला हो। नानी की इच्छा अनुसार उसकी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार किंतु गरीब परिवार के आज़ादी के सिपाही से कर दी जाती है, जिस कारण से उनकी जो माँ थी वे सादा जीवन जीने को विवश हो जाती है। कमज़ोर शरीर वाली माँ रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती है। घर में नाना की साहिबाई का पर्याय असर था। लेखिका की माँ अपनी खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदार और निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण परिजात सी अधिक जादुई लगती थी। कहने का तात्पर्य है कि जो लेखिका हैं उनकी जो माँ थी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी संस्कारवान थी, काफ़ी ईमानदार थी और निष्पक्ष थी, हमेशा सत्यता का साथ देती थी। ऐसा लगता था एक जादुई महिला हो। काम करने को तो उनसे कोई कहता ही नहीं था। हर काम में उनको सिर्फ उनकी राय ली जाती थी और उसका पालन किया जाता था। लेखिका ने भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। एक असाधारण महिला की जैसी वे नहीं थी। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे न तो घर से में काम करती थी और न ही बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। जो लेखिका की अपनी माँ थी वो भारतीय थी, लेकिन उन्हें भी कई बीमारियों ने घेर रखा था। अपनी बीमारियों के कारण वे ज़्यादा कार्य में रुचि नहीं लेती थी और ना ही अपने बच्चों के खिलाने पिलाने पर वो ध्यान दे पाती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी, संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनसे काफ़ी श्रद्धा रखते थे क्योंकि वो न तो झूठ बोलती थी और न किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थी। इस कारण उन्हें घर में सभी और घर के बाहर भी काफ़ी आदर देते थे। वे बच्चों की भी दोस्त हुआ करती थी। अब आगे आ रही है परदादी की कहानी। अब लेखिका की यहाँ पे तो बात हो जाती। उन्होंने समाज को एकत्र नहीं किया, वे फालतू सामान का दान नहीं करती थी। यहाँ तक तो ठीक था कि वो फालतू कार्यों में समय नहीं व्यर्थ करती थी, किताबें पढ़ा करती थी। लेकिन जो लेखिका की दादी थी, परदादी, अब उनके बारे में हम जाने। ये तो उनकी माँ की और नानी की कहानी हो गई। अब लेखिका की दादी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने सामान को कभी एकत्र नहीं किया। उनकी लेखिका की जो दादी थी वे फालतू सामान को दान कर देती थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, पर उन लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगती है। जो लेखिका की दादी थी वो मंदिर जाती थी। जैसा आप जानते हैं कि प्राचीन समय में, पुराने समय में हर कोई चाहता है, जैसे हमने देखा है कि लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। लड़कियों को इतनी प्राथमिकता पहले पुराने समय में नहीं दी जाती थी। आज के ज़माने में तो दोनों बराबर हैं, किंतु पुराने समय में लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। तो जो लेखिका की दादी थी वो हमेशा ईश्वर मंदिर में जाती थी और ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरे घर में एक लक्ष्मी आ जाए, एक कन्या आ जाए। बार बार मंदिर में यही दुआ मांगती थी और दुआ मांगने का यही असर होता है कि उनके घर में एक नहीं 5 कन्याओं का जन्म होता है। पुराने समय में लड़की का जन्म लेना काफ़ी बुरा माना जाता था, दुख की बात मानी जाती। लेकिन जो दादी के घर में जब 5 कन्याओं का जन्म हुआ तो काफ़ी खुशियाँ मनाई गई, काफ़ी हर्षोल्लास मनाया गया, काफ़ी खुशियाँ बनाई गई, ढोल ढमाके बाजे बजाए गए। अब एक दिन क्या होता है, परदादी जो थी उनकी काफ़ी, दादी जी जो थी काफ़ी बोल्ड थी, काफ़ी मजबूत थी। एक दिन उनकी हवेली में क्या होता है कि हवेली में बारात किसी दूसरे गांव गई हुई थी। औरतें रात जगह बना रही थी, पहले रात के समय में जगती रहती थी। इस शोर में एक चोर उनकी हवेली में घुसा था। डकाना बजाना हो रहा है और महिलाएं नाचने में और गाने में व्यस्त है। लेकिन इस व्यस्तता में क्या होता,
हवेली में एक चोर घुस आता है, किसी को पता ही नहीं चलता। वो चोर शोर से बचकर सोने के लिए माँ की जब दूसरे कमरे में चली जाती तो गलती से चोर उस कमरे में घुस जाता है। उसके कदमों की आहट से माँ की नींद खुल जाती है। माँ जी पूछती कौन है? चोर के यह बताने पर कि मैं चोर हूँ, माँ जी पूछती यहाँ पर कौन खड़ा है? तो काफ़ी व्यक्ति डर जाता है और कह देता मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। तो माँ जी उसे क्या कहती है? डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। माँ जी डरती नहीं है, जो दादी जी होती है वो डरती नहीं, उन्हें क्या कहती है, ठीक है तू चोरी बाद में करना, जा पहले कुएं से मुझे एक लोटा पानी लाकर पिला दे। चोर को काफ़ी आश्चर्य होता है, वो जाता है और पानी ले आता है। पानी पीने के बाद जब वो आता है कुएं और पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। जब वो पानी भरता है तो वहाँ पर जो कुएं पर पहरेदार होते हैं उसे पकड़ लेते हैं। माँ जी ने आधा, फिर क्या होता है, वो कहता है कि मैं तो माँ जी का सेवक हूँ और माँ जी के लिए पानी लेने आया हूँ, तो उसे वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर माँ जी के पास जब वो पानी लेकर जाता है तो माँ जी क्या करती है, आधा पानी खुद पी लेती है और बाकी पानी उस चोर को कहती है अब तुम पी लो। एक लोटे में से पानी पीकर जब वो चोर डर के मारे वो पानी पी लेता है, जब वो डर के मारे पानी पी लेता है तो क्या होता है, फिर जो दादी होती है वो क्या कहती है कि अब क्या हुआ, तुमने इसी लोटे से पानी पिया, मैंने भी इसी लोटे से पानी पिया, तो हम क्या हो गए, सगे संबंधी हो गए, हम माँ बेटे जैसा हमारा रिश्ता हो गया। अब तो चाहे तो चोरी कर या तो चाहे तो खेती, जिससे उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगता है।